जय हिंद दोस्तों। हम लोग दृष्टि आईएएस का प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यह यूपीएससी 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को सॉल्व कर लिया है। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है इसमें कि सत्ता के विभाजन का कौन सा रूप संघीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच अधिकार और उत्तरदायित्व के विभाजन की विशेषता है, जिसमें सरकार के प्रत्येक स्तर का अपना विशिष्ट क्षेत्र होता है। इसमें कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, संघवाद है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, संघवाद। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अनुसूची भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अनुसूची भाषाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है कि इन्हें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत मान्यता दी गई है, जो कि ये गलत है। भाषा जो है ये 8वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में नहीं है। 7वीं अनुसूची में 3 प्रकार की सूची दिया गया है, जो कि केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। फिर उसके बाद आता है सेकंड नंबर है अंग्रेजी को कुल 22 भाषाओं में से एक अनुसूची भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो जो कि इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड भी गलत है, क्योंकि अंग्रेजी को 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। फिर उसके बाद आता है तीसरा है बोडो, डोगरी, मैथाली और संथाली इस सूची में सम्मिलित की गई नवीनतम भाषाएं हैं। तो जो कि ये कथन सही है, तीसरा वाला। ये जो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 2003 में जोड़ा गया था, इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, तो इसका केवल ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही होगा, पहला और दूसरा वाला गलत है। इसलिए इसमें ऑप्शन तीसरा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि जहाँ सामाजिक अंतर अतिव्यापित होते हैं वहाँ सामाजिक विभाजन होता है, जो कि ये सही है। फिर उसके बाद दूसरा है कि यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो, तो ये भी इसमें सही है, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं, तो जो कि ये तीसरा वाला गलत है, और भी देशों में होते हैं। तो इसमें केवल 2 ही ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा। तो इसमें केवल 2 ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, केवल 2। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला दिया गया है कि भारत के राज्यों के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है। तो भारत के राज्यों के लिए कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, जो कि यह कथन सही है। फिर उसके बाद कथन नंबर सेकंड है कि भारतीय संविधान धर्म के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। तो जो भारतीय संविधान है वह धर्म के आधार पर भेदभाव में प्रतिबंध लगाता है, जो कि ये गलत है। तो इसमें कथन नंबर पहला सही है, दूसरा जबकि गलत है। इसमें जो है इसके आंसर को देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे का। क्वेश्चन नंबर चौथे का है कि इसमें जो है कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर पाँचवा है कि सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सांप्रदायिक राजनीति के अर्थ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है कि यह एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ होने की भावना को बढ़ाता है, जो कि ये सही है। फिर उसके बाद आता है दूसरा है कि विभिन्न धर्मों के लोगों समान नागरिक के रूप में सद्भाव के साथ रह सकते हैं, तो दूसरा वाला ये जो कि गलत है। तीसरा है किसी विशेष धर्म के अनुयायी एक समुदाय का गठन करते हैं, तो जो कि तीसरा वाला भी सही है। फिर उसके बाद चौथा है कि एक धार्मिक समूह का दूसरे पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए राज्य की शक्ति का उपयोग किया जाता है, तो चौथा वाला जो है ये सही है। तो इसमें पहला, तीसरा और चौथा सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल 3 कथन इसमें सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर छठा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर छठवां है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तो इसमें पहला दिया गया है कि लोकतंत्र जन संघर्षों से विकसित होता है। तो जो लोकतंत्र होता है वह जन संघर्षों से विकसित होता है, तो जो कि ये सही है। दूसरा है लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जन लामबंदी से होता है, तो ये जो कि ये भी सही है। पहला वाला भी सही है इसमें और दूसरा वाला सही है, तो यानी कि दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है। क्वेश्चन नंबर 7वां है कि निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7वें में निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। तो पहला है चुनाव लड़ना, जो कि ये इसमें कहा जा रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक दल द्वारा प्रयुक्त में से कितने कार्य किए जाते हैं। तो चुनाव लड़ना, जो कि ये सही है। फिर उसके बाद आता है जनमत निर्माण, तो ये भी सही है। सरकार बनाना और चलाना, तो सरकार बनाना और चलाना, तो ये भी सही है। विपक्षी दलों की भूमिका, तो विपक्षी दलों की भूमिका, तो ये भी सही है। इसमें जो कि चारों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। इसमें चारों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है, जो कि भारतीय जनता पार्टी ये राजनीतिक दल है राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी राजनीतिक दल है राष्ट्रीय, आम आदमी पार्टी इसको भी अभी हाल ही में राष्ट्रीय राजनीतिक दल बनाया गया है, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ये जो कि गलत है, ये राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि एक 13 वर्ष का बच्चा कालीन बनाने वाले कारखाने में कार्य कर रहा है तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से किस मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो किस मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो शोषण के विरुद्ध का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि इसका उल्लंघन हो रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। इसमें बताना है कि निम्नलिखित विवरणों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 10वें का, क्वेश्चन नंबर 10वें में पहला दिया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का चयन करना है, तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार का चयन करना है जो कि सही है। दूसरा है सरकार को नियंत्रित मार्गदर्शित एवं सूचित करना, तो दूसरा वाला भी जो कि सही है। फिर तीसरा है विधि का निर्माण, विधि का निर्माण, तो तीसरा वाला भी सही है। इसमें तीनों सही हैं, तो इसमें तीनों सही हैं, तो यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, सभी तीनों सही हैं। तो इसमें बताना था कि कार्य भारत की संसद द्वारा किए जाते हैं, तो ये तीनों कार्य जो कि भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है, पहला है कि दंड विधि किसी व्यक्ति के अधिकारों की किसी भी तरह की हानि या क्षति से संबंधित है, तो जो कि ये गलत है। फिर उसके बाद दूसरा है कि सिविल विधि ऐसे आचरण या कृत्यों से संबंधित है जिन्हें विधि या अपराध के रूप में परिभाषित करती है, तो दूसरा वाला भी कथन ये सही नहीं है। दूसरा वाला, इसमें पहला वाला ही सही नहीं था और दूसरा वाला भी सही नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, न तो पहला और न ही दूसरा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मामला संबंधित है, तो ये कहाँ से संबंधित है, ये जीवन के अधिकार के भाग के रूप में जीविकोपार्जन के अधिकार को मान्यता देना, ये जो कि इससे संबंधित है। ओल्गा टेनिस बनाम बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मामला है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत उपरोक्त में से कितने प्रकार के भेदभाव निषेध है। इसमें जो है धर्म है, मूलवंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। योग्यता इसमें शामिल नहीं है, योग्यता नहीं होगा, तो धर्म होगा, मूलवंश होगा, जाति होगा, लिंग होगा और जन्म स्थान होगा, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केवल 5 प्रकार के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है, कथन पहला है कि सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है, तो ये जो कि कथन पहला वाला सही है। दूसरा है
कि लोकतांत्रिक सरकार एक बेहतर सरकार होती है क्योंकि यह सरकार का अधिक उत्तरदायी स्वरूप होती है। तो कथन नंबर दूसरा वाला भी सही है, इसमें पहला दूसरा दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड का कथन फर्स्ट सही व्याख्या कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से बताना है कितने कथन सही हैं। तो इसमें पहला दिया गया है, पहला है इसमें कि रंगभेद लैटिन अमेरिका की असामान्य विशिष्ट व्यवस्था का नाम है, जो कि ये गलत है। फिर दूसरा है कि रंगभेद प्रणाली विशेष रूप से अश्वेतों के लिए दमनकारी थी, तो ये जो कि दूसरा वाला भी सही है। फिर तीसरा है कि महात्मा गांधी ने रंगभेद विरोधी आंदोलन की नींव रखी थी, तो महात्मा गांधी के द्वारा रंगभेद विरोधी आंदोलन की नींव रखी गई थी, तो ये भी सही इसमें। तो दूसरा और तीसरा इसमें सही है, इसमें ऑप्शन नंबर 20 सही हुआ, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है कि यह वैश्विक धन शोधन और आतंकवादी वित्त पोषण निगरानीकर्ता संस्थान है, जो कि ये सही है। फिर दूसरा है कि इसकी स्थापना G7 समूह के देशों की पहल से की गई थी, ये भी सही है। फिर तीसरा है इसका सचिवालय पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD मुख्यालय में स्थित है, जो कि तीसरा वाला भी इसका सही है। इसमें जो कि तीनों सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, सभी तीनों सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि कभी कभी समाचारों में करिस गैस के क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, यह संबंधित है। तो करिस गैस का क्षेत्र मिलता है, तो यह किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है इजराइल से। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, इजराइल से संबंधित है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कि राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के बारे में। इसमें दिया गया है राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में पहला दिया गया है कि यह एक डेटाबेस है जिसमें देश के सभी सामान्य निवासियों, भारतीय नागरिकों और विदेशी नागरिकों दोनों की सूची शामिल है, तो ये जो कि सही है। फिर दूसरा है कि भारत के प्रत्येक सामान्य निवासी के लिए NPR में पंजीकरण करवाना स्वैच्छिक है, तो जो कि इसका कथन 2 सही नहीं है। तो इस केवल ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, इसलिए केवल एक सही होगा, केवल पहला वाला सही होगा इसका। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है इसमें इसे सत्तारूढ़ सरकार के अतिरिक्त सांसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है, तो निजी सदस्य विधेयक, जो कि ये सही है। फिर उसके बाद आता है पहला वाला इसमें सही है। दूसरा वाला है कि इसे सांसद में पेश करने के लिए 1 माह के नोटिस की आवश्यकता होती है, तो दूसरे वाले में इसे सांसद में पेश करने के लिए 1 माह पहले नोटिस दी जानी चाहिए, तो ये भी सही है। तीसरा है इसके कानून बनाने की संभावना बहुत ही सीमित है, तो जो कि तीसरा वाला भी सही है इसमें। तो इसमें तीनों सही हैं, सभी तीनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में पहला वाला दिया गया है कि संवैधानिक संशोधन का न्यायिक पुनरावलोकन, जो कि ये सही है। फिर दूसरा है कि सांसद और राज्य विधानसभाओं और अधीनस्थ विधानों का न्यायपूर्वक पुनरावलोकन, जो कि इसमें दूसरा वाला भी सही है। तीसरा वाला है संघ एवं राज्य प्राधिकरणों की प्रशासनिक कार्रवाई का न्यायिक पुनरावलोकन, तो जो कि इसमें तीसरा वाला भी सही है। तो इसमें बताना है कि उपरोक्त में से कितने प्रवरण न्यायालयों, मुख्य रूप से सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में आते हैं? तो ये सभी तीनों दायरे में आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, इसमें तीनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत केंद्र सरकार महत्वपूर्ण जैव विविधता क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल
के रूप में अधिसूचित करती है, तो जो कि इसमें कथन पहला जो कि सही नहीं है। दूसरा है कि बीएचएस का निर्माण स्थानीय समुदायों के उपयोग के रूप में प्रचलित प्रथाओं पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। तो दूसरा वाला इसमें जो कि सही, दूसरा वाला भी इसमें सही नहीं है। इसमें ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वह डी, न तो पहला वाला सही है और न ही दूसरा वाला। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यूनिसेफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है कि भारत ने मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी COP27 में अपने नेट जीरो लक्ष्य 2070 की घोषणा की है, जो कि ये कथन पहला वाला सही नहीं है, क्योंकि ये COP27 में नहीं COP26 में किया गया था 2070 तक नेट जीरो। फिर उसके बाद इसमें दूसरा कथन है कि भारत ने COP27 में अपनी दीर्घ अवधि कम उत्सर्जन विकास रणनीति प्रस्तुत की है, तो जो कि ये दूसरा वाला कथन सही है। इसमें पहला कथन गलत है, दूसरा वाला सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। पहला गलत है किंतु दूसरा वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि ग्लोबल स्टॉकटेक निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में समाचारों में था। तो ये किसके संदर्भ में समाचारों में था, तो ये इसमें जो ऑप्शन सही होगा इसका, यह जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में वैश्विक स्तर पर जलवायु कार्रवाई की प्रगति का मूल्यांकन करना। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि जलवायु और ऊर्जा सुरक्षा संकटों से निपटने के लिए अपतटीय पवन को बढ़ावा देने हेतु अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी द्वारा ग्लोबल ऑफशोर विंड एयरलाइंस की स्थापना की गई है, जो कि इसमें पहला कथन सही है। फिर उसके बाद दूसरा है कि जल निकायों पर पवन की गति अधिक होती है और दिशा में एक समान होती है, परिणाम स्वरूप अपतटीय पवन क्षेत्र प्राप्ति अधिष्ठापित क्षमता से अधिक विद्युत उत्पन्न करते हैं। इसका जो दूसरा वाला है ये दूसरा वाला भी सही है, इसमें दोनों सही है, इसमें दोनों सही है। चलिए देखते हैं इसके ऑप्शन में कौन सा सही है। तो इसके ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जलवायु परिवर्तन के बारे में बताना है। इसमें पहला दिया गया है CCPI 2023 में भारत को 8वां स्थान दिया गया, जो वर्ष 2022 में उसकी रैंकिंग 2 स्थान बेहतर है, तो ये सही है, पहला वाला सही है। फिर दूसरा है कि यह जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है, तो इसमें दूसरा वाला भी सही है। तीसरा वाला है कि कोई भी देश सूचकांक में पहले 3 समग्र स्थानों पर नहीं है, तो कथन 3 भी इसका सही है। इसमें जो है चौथे क्रम पे है डेनमार्क, 5वें क्रम पे है स्वीडन और 6वें क्रम पे है चिली और 7वें क्रम पे है मोरक्को। तो इसमें पहले 3rd स्थान पर कोई भी देश नहीं है, इसलिए इसमें तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, सभी तीनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में आने वाले चक्रवातों के नामकरण में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा देश योगदान देता है। इसमें कौन सा देश योगदान देता है, इसमें जो है योगदान देने वाले बांग्लादेश हैं, फिर उसके बाद आता है म्यांमार है, भारत है, फिर उसके बाद आता है भारत है, श्रीलंका है, ये जो कि 4 देश आते हैं, ये 4 देश आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और 6वां। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है ओलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ओलिव रिडले कछुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि सभी समुद्री कछुओं की तरह ये समुद्र सरीसृप हैं, तो इसका जो है कथन पहला वाला सही है,
फिर दूसरा है ये विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्र कछुओं में सबसे छोटे और सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले कछुए होते हैं, तो ये भी सही है, दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि वे अपने अनूठे सामूहिक घोंसले के लिए जाने जाते हैं जिन्हें अरिबदा कहा जाता है, जो केवल भारत में ही देखा जाता है, तो तीसरा वाला गलत है। चौथा वाला है अरिबदा घोंसला बनाने का व्यवहार केवल समुद्री कछुओं की इस प्रजाति में पाया जाता है, तो चौथा वाला भी इसमें गलत है। तो इसमें केवल पहला और दूसरा सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। केवल इसमें दो ही सही थे, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में जीवमंडल निश्चय, जिसे हम लोग आरक्षित क्षेत्र कहते हैं, के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि भारत में वर्तमान में 18 अधिसूचित जीवमंडल निश्चित हैं, जिसमें 12 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसमें 12 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो कि इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद दूसरा है कि सबसे बड़ा जीवमंडल निश्चय गुजरात में कच्छ की खाड़ी में है और सबसे छोटा असम में डिब्रू साइकोवा में है, तो दूसरा वाला भी इसका सही है। इसमें दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। पहला दूसरा दोनों इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें संविधान सभा के बारे में बताना है। तो पहला है कि संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा किया गया था, तो जो कि पहला वाला सही नहीं है, सार्वभौमिक मताधिकार के द्वारा नहीं किया गया था। दूसरा है कि संविधान सभा में अनुसूचित जाति 80 का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं था, तो इसमें जो कि दूसरा कथन इसका ये भी इसमें गलत है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, न तो पहला और न ही दूसरा, दोनों सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो प्रावधान दिया गया है और गृहीत दिया गया है। इसमें पहला है फर्स्ट पार्ट्स द पोस्ट प्रणाली, जो कि ये ब्रिटेन संविधान से गृहीत किया गया है, जो कि ये सही है। दूसरा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत, ये फ्रांस का संविधान से लिया गया है, जो कि इसमें दूसरा वाला भी सही सुमेलित है। तीसरा है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, तो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ये जो कि सही सुमेलित नहीं है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, इसमें न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो ये भी इसमें सही है। फिर उसके बाद सरकार का अर्धसंघीय स्वरूप, जो कि ये कनाडा के संविधान से लिया गया है, तो ये भी सही है। इसमें चारों सही हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। उपरोक्त के सभी चारों युग में सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताना है। इसका जो पहला दिया गया है कि इन्होंने एनी बेसेंट द्वारा शुरू की गई होम रूल लीग में भाग नहीं लिया था, जो कि इसका सही नहीं है, ये गलत है। फिर उसके बाद दूसरा है कि इन्होंने 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की एवं 1929-31 में मूल अधिकार तथा आर्थिक नीति नामक प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया, तो जो कि इसका कथन नंबर 2 भी गलत है। तीसरा है कि इन्होंने विश्व इतिहास की झलक नामक पुस्तक लिखी, तो जो कि ये सही है। फिर उसके बाद इसमें चौथा दिया गया है कि इन्होंने संविधान सभा के संघ समिति की अध्यक्षता की, तो जो कि ये भी सही है, चौथा वाला भी इसमें सही है। इसमें जो है तीसरा वाला और चौथा वाला सही था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दो कथन इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें भारतीय इतिहास के बारे में बताना है। इसमें पहला दिया गया है सराय घाट का युद्ध वर्ष 1671 में अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच लड़ा गया था, जो कि ये कथन सही है। फिर दूसरा है कि अहोम ने भाई भुइया को जमींदार कहा जाता है, तो जमींदारों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का उन्मूलन कर एक नए राज्य की स्थापना की, तो जो कि इसमें दूसरा वाला जो है ये सही है। तीसरा है कि रजाकार
अहोम साम्राज्य के मुख्य सेनापति थे। तो जो रजाकार थे ये अहोम साम्राज्य के मुख्य सेनापति थे। तो ये जो कि गलत है, तीसरा वाला गलत है, इसमें दो सही है। तो पहला और दूसरा इसमें सही है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किसने वहादत अल वजूद एकेश्वरवाद पर जोर दिया था। तो ये किसके द्वारा एकेश्वरवाद पे जोर दिया गया था। तो ये थे चिश्ती सिलसिला के, चिश्ती सिलसिला के थे। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिया गया है इसमें कह रहा है कि व्यक्तिगत के सिद्धांत की नीति के माध्यम से इन राज्यों के विलय का सही कालानुक्रम क्या है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, तो सबसे पहले इसमें सतारा आएगा। सतारा जो कि ये वर्ष 1848 को व्यक्तिगत विलय की नीति में शामिल हुआ था। फिर उसके बाद इसमें संभलपुर आएगा। संभलपुर ये 1849 में हुआ था। फिर उसके बाद इसमें झांसी आएगा। झांसी ये 1853 में हुआ था। फिर उसके बाद आएगा नागपुर। नागपुर ये 1854 में। तो इसमें सबसे पहले दूसरा आएगा, फिर तीसरा, फिर पहला और लास्ट में चौथा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बिरसा मुंडा के संदर्भ में बताना है इसमें कौन सा सही है। तो कथन पहला है कि इन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपी गई सामंती राज्य व्यवस्था के खिलाफ उलगुलान मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया, जो कि इसमें पहला वाला कथन जो है ये सही है। फिर दूसरा कथन दिया गया है कि जनजातीय शोषण और भेदभाव के विरुद्ध उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही वर्ष 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। तो ये जो कि इसमें सेकंड वाला ऑप्शन ये भी सही है, लेकिन कथन फर्स्ट का कथन सेकंड स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों सही हैं तथा कथन सेकंड कथन फर्स्ट की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्राचीन भारत के संदर्भ में ताम्रलिप्ति, मणिकपटान, चेलियातालो, पालूर और पिंथुंडा प्रसिद्ध थे। इस किस लिए प्रसिद्ध थे। तो ये जो प्रसिद्ध थे ये बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध थे। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 पे है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ संस्थापक दिया गया है और एक तरफ महिला संगठन दिया गया है। इसमें जो है संस्थापक में सबसे पहले सरला देवी चौधरानी, ये जो कि सरला देवी चौधरानी ये भारत स्त्री महामंडल से थी, जो कि ये सही है। दूसरा है कि पंडित रमाबाई सरस्वती, पंडित रमाबाई सरस्वती ये जो कि आर्य महिला समाज से थी, तो ये भी सही है। तीसरा है इसमें इलाबाबेन भट्ट ये स्वरोजगार महिला संघ, ये जो कि स्वरोजगार महिला संघ से थी। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर थर्ड भी सही है, यानी कि इसमें तीनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद फिनफ्लुएंसर्स को सर्वोत्तम अर्थ में वर्णित करता है। तो इसमें कौन सा होगा। इसका होगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे लोग जो मुद्रा एवं शेयर में निवेश करने के संदर्भ में परामर्श देते हैं। ये जो कि फिनफ्लुएंसर्स के सर्वोत्तम अर्थ को वर्णित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारत में प्रचलित चुनावी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 में दिया गया है, इसमें पहला कह रहा है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली FPTP में विजयी प्रत्याशी को बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो कि इसमें पहला वाला कथन सही है, बहुमत प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा है
कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए FPTP प्रणाली संविधान द्वारा निर्धारित है, जो कि ये गलत है दूसरा वाला। फिर इसके बाद आता है तीसरा वाला, कह रहा है कि भारत द्वारा किसी भी पद के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई नहीं जाती है, तो जो कि ये गलत है, क्योंकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाती है। तो दूसरा वाला भी गलत है और तीसरा वाला भी गलत है। इसमें जो सही होगा, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें सही नहीं है। यहाँ नीचे दिया गया है कि कौन सा सही नहीं है, तो दूसरा वाला इसमें सही नहीं है और तीसरा वाला इसमें सही नहीं है, जबकि पहला वाला इसमें सत्य है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, दूसरा और तीसरा। इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, कौन सा कथन। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्र शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या करता है। इसमें राष्ट्र शब्द की सर्वोत्तम व्याख्या कौन सा कथन करता है। तो इसमें दिया गया है कि स्वाधीनता और राज्य का विचार, जो कि ये गलत है। फिर एक संस्कृति, एक राज्य जो अतीत और भविष्य में एक साथ अपनाने की भावना को बढ़ावा देते हैं, तो ये भी गलत है। समान भाषा और धर्म वाले लोगों का समूह, तो ये भी गलत है। इसमें एक कल्पित समुदाय जो एक क्षेत्र के भीतर साझा विश्वास, समान ऐतिहासिक अतीत और साझा राजनीतिक विचारों द्वारा निर्मित होता है, तो जो कि इसका ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 41 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस GPAI को G7 के भीतर विकसित एक विचार की प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है, तो जो कि ये पहला वाला इसमें सही है। दूसरा वाला है कि इसे वर्ष 2020 में 15 सदस्यों के साथ आरंभ किया गया था, तो दूसरा वाला भी सही, इसका 15 सदस्यों के साथ इसको आरंभ किया गया था 2020 में। तीसरा है कि भारत GPAI के संस्थापक सदस्य है, तो ये भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, भारत इसका सदस्य है। तो इसमें उपरोक्त में से तीनों सही हैं, तो यानी कि इसमें सभी तीनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है, कथन दिया गया है कि लोगों में अंधेपन और दृष्टि क्षीणता के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है, तो जो कि ये सही है। फिर इसके बाद आता है दूसरा इसमें कह रहा है कि वर्ष 2022 का विषय लव योर आइज था, जो कि ये भी सही है। 2022 में इसकी जो थीम थी लव योर आइज थी, इसमें दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा, पहला दूसरा दोनों सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है, इसमें कहा जा रहा है, पहला है कि भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली उपग्रह प्रणाली को भारत के साथ साथ इसकी सीमा से 1800 किलोमीटर तक फैले क्षेत्र में उपयोगिताओं को सटीक वास्तविक समय स्थिति समय सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो कि ये गलत है। दूसरा है कि नेविगेशन प्रणाली में 6 उपग्रह शामिल हैं, 3 तुल्यकाली कक्षा में और 3 भूतल्यकाली कक्षा में हैं, जो कि इसमें ये दूसरा वाला भी गलत है, इसमें दोनों कथन गलत हैं, इसलिए इसका आंसर जो होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा, न तो पहला और न ही दूसरा कथन सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभ मिशन का उद्देश्य 3 पेलोड को अंतरिक्ष में ले जाना है, जिसमें 2.5 किलोग्राम का पेलोड शामिल है, जिसे कई देशों के छात्रों द्वारा विकसित किया गया है, तो जो कि ये सही है। दूसरा है कि प्रारंभ मिशन और विक्रम एस रॉकेट को हैदराबाद स्थित स्टार्टअप द्वारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो तथा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण केंद्र के व्यापक समर्थन से विकसित किया गया है, तो इसका दूसरा वाला कथन भी सही है, दोनों इसमें सही हैं, तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 45 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि जोनो ट्रांसप्लांटेशन में मानव प्राप्तकर्ताओं में गैर मानव ऊतकों या अंगों का प्रत्यारोपण शामिल है, तो जो कि ये सही है। फिर दूसरा वाला है कि जीनोम, इसमें दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि जीनोम एडिटिंग प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जो वैज्ञानिकों को किसी जीव की
डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए को बदलने में सक्षम बनाती है, तो इसका दूसरा वाला भी सही है। तीसरा वाला है कि सूकर अंग प्राप्ति हेतु प्राइमेट की तुलना में अधिक सुलभ होते हैं, क्योंकि उन्हें पालना आसान होता है और यह 6 माह तक ही वयस्क आकार प्राप्त कर लेते हैं। तो इसके दूसरे वाले भी सही है, तीसरा वाला भी सही है, इसमें तीनों कथन सही है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सभी कथन सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि भारत का चंद्र अन्वेषण मिशन 2008 में चंद्रयान फर्स्ट के साथ शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य चंद्रमा का त्रिआयामी मानचित्रण एवं खनिज मानचित्रण करना था, तो जो कि इसमें पहला वाला सही है। दूसरा वाला है कि चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटल लैंडर और रोवर शामिल थे, जिसका लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का अन्वेषण करना था, इसमें जो कि दूसरा वाला कथन सही नहीं है। फिर आता है तीसरा वाला है कि चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान पोलोड चंद्रयान 2 मिशन के समान ही थे, तो ये भी जो इसमें दिया गया है ये भी सही है। इसमें जो है पहला और तीसरा वाला कथन सही है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, सभी तीन इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 कथन केवल सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एक अंतर सरकारी निकाय है जो वैश्विक रूप से मानवाधिकारों को प्रचार और संरक्षण को और सुदृढ़ करने के लिए जिम्मेदार है, तो जो कि ये सही है। दूसरा है NHRC की स्थापना वर्ष 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, तो ये भी सही है। तीसरा है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय पेरिस में स्थित है, तो जो कि ये गलत है, ये पेरिस में नहीं, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, ये जो कि इसमें गलत है तीसरा वाला, तो इसका पहला और दूसरा सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, केवल 2 आंसर इसका सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला इसमें कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB जिसका मुख्यालय मुंबई में है, इसकी स्थापना 1986 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी, तो ये गलत है। फिर इसके बाद आता है दूसरा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की स्थापना राष्ट्रीय पुलिस आयोग और गृह मंत्रालय का स्टाफ फोर्स वर्ष 1985 की सिफारिश के आधार पर की गई थी, तो ये जो कि ये सही है, पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, इसलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, केवल दूसरा वाला सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें दिया गया है कि योजना और मंत्रालय, किरण योजना ये जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि ये गलत है किरण योजना। फिर दूसरा है मनोदर्पण अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी इसमें गलत है। फिर तीसरा है कि सुगम भारत अभियान, तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो कि इसमें ये भी गलत है। इसमें जो किरण मंत्रालय है ये सही है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये ऑप्शन पहला वाला ही सही है। इसमें केवल एक युग्म सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद दिया गया है और निर्देशक तत्व दिए गए हैं, तो अनुच्छेद इसमें दिया गया है और निर्देशक तत्व दिए गए हैं। इसमें कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 47 में है कि लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, जो कि ये सही है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 43A है कि समान न्याय को प्रोत्साहन देना और गरीबी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, जो कि 43A ये वाला गलत है। फिर उसके बाद 40 है कि ग्राम पंचायतों को संगठन करना और उन्हें स्वास्थ्य की इकाइयों के रूप में कार्य में सक्षम बनाने के लिए शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करना, तो ये जो कि इसका तीसरा वाला सही है। फिर उसके बाद पहला और तीसरा इसमें सही है।
फिर उसके बाद चौथा वाला है कि अनुच्छेद 45 में है कि सभी बच्चों को 6 वर्ष की आयु तक पूरी करने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, जो कि इसमें चौथा वाला सही है। इसमें पहला, तीसरा और चौथा वाला सही है, इसलिए इसमें केवल 3 युग में ही सही होंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है कि आरबीआई की चल निधि समायोजन सुविधा LAF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि LAF का उपयोग आर्थिक अस्थिरता की अवधि के दौरान किसी भी दीर्घकालिक नकदी कमी को हल करने में बैंकों की सहायता के लिए किया जाता है, जो कि ये सही है। दूसरा है कि रेपो दर और रिवर्स रेपो दर आरबीआई की चलन निधि समायोजन सुविधा LAF के लिए मौद्रिक नीति उपकरण है, जो कि इसका दूसरा वाला भी सही है। इसमें दोनों सही है, पहला और दूसरा दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है, वोस्ट्रो खाते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि वोस्ट्रो के खाते के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि यह एक घरेलू बैंक में खोला गया एक विदेशी बैंक खाता है, जो कि ये सही है। दूसरा है कि वोस्ट्रो खाते का प्राथमिक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निपटान को सुविधाजनक बनाना, तो इसका दूसरा वाला भी सही है। तीसरा है कि वोस्ट्रो खाता उस देश की मुद्रा में रखा जाता है जिस देश में पैसा जमा होता है, तो इसका तीसरा वाला भी सही है। इसमें तीनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि NIIF एक सरकार समर्थित इकाई है जिसकी स्थापना देश के बुनियादी ढांचों क्षेत्र दीर्घकालिक पूंजी प्रदान करने के लिए की गई है, इसमें जो कि पहला वाला सही है। दूसरा वाला है कि NIIF में विदेशी निवेशकों का कोई योगदान नहीं है, इसमें जो है दूसरे वाले में विदेशी योगों का कोई योगदान नहीं है, तो जो कि ये सही नहीं है, इसमें योगदान है विदेशी निवेशकों का। फिर उसके बाद आता है तीसरा वाला कि वर्तमान में NIIF 3 फंडों का कोष है, मास्टर फंड ऑफ फंड्स और स्ट्रेटजिक अपॉर्चुनिटी फंड, इसमें तीसरा वाला भी जो कि ये सही है, इसमें तीनों सही हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सभी सही हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 में कहा जा रहा है, इसमें कथन पहला है कि वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार कारोबार में भारतीय रुपया की हिस्सेदारी 1.7% है, जो कि पहला वाला कथन सत्य है, ये सही है। दूसरा वाला कथन है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हिस्सेदारी बढ़ाने हेतु धीरे धीरे मुद्रा अंतर्राष्ट्रीयकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, तो इसमें दूसरा वाला भी सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पहला और दूसरा दोनों सही है, लेकिन सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में बताना है, तो इसका जो पहला कथन है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में नरसिम्हा कार्यकारी समूह की सिफारिश के आधार पर की गई थी, जो कि ये सही है। दूसरा है कि RRBS को अपने कुल ऋण का 95% प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के रूप में प्रदान करना आवश्यक है, तो जो ये गलत है। फिर उसके बाद तीसरा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में केंद्र और राज्य सरकारों की 50-50 अनुपात का हिस्सेदारी है, तो ये भी इसमें गलत है, तो इसका केवल ऑप्शन नंबर पहला ही सही था, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल पहला। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक व्यापार रणनीति के रूप में एलिसोरिंग का प्राथमिक उद्देश्य है, तो ये जो है उन देशों से दूरी व्यापार में विविधता लाना जो भू राजनीतिक जोखिम पैदा करते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि आनुवांशिकी रूप से संशोधित सफल GM सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आनुवांशिकी रूप में संशोधित फसल GM सरसों के संदर्भ में इसमें बताना है। इसका पहला कथन है कि यह एक
शाकनाशी सिंसुड़ सरसों की किस्म है, जिसका अर्थ है कि जीएम सरसों की फसल के साथ जड़ी बूटियों व खरपतवार बिल्कुल भी नहीं उगते, जो कि ये सही है। दूसरा वह है कि इसमें 2 विदेशी जीन बारजेन और बारास्टर है, जो बेसिल्स एमाइलो लिफकोएसियंस नामक मृदा जीवाणु से अलग किए गए हैं। तो इसमें दूसरा वाला भी सही नहीं है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला सही नहीं है। तीसरा वाला है कि यह भारत के तेल उत्पादन में आत्मनिर्भर बना सकता है और विदेशी मुद्रा बचाने में मदद कर सकता है, जो कि इसका तीसरा वाला सही है। चौथा वाला है कि यह उच्च उपज देने वाली वाणिज्यिक सरसों संकर किस्म के प्रजनन को सक्षम बनाता है, तो ये भी सही है। इसमें जो है पहला वाला इसका गलत था। इसमें दूसरा वाला भी सही है, तीसरा वाला भी सही है और चौथा वाला भी सही है। तो इसमें 3 युग्म सही है। इसका जो है पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है और चौथा सही है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, केवल 3। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है कि वस्त्र पाटन पटोला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला दिया गया है कि इसे राजस्थान से भौगोलिक संकेत यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग प्राप्त हुआ है, जो कि ये गलत है। फिर उसके बाद अजंता की गुफाओं की चित्रकारी पटोला की टाई डाई तकनीक से मिलती जुलती है, तो जो कि इसका दूसरा वाला कथन सही है। तीसरा वाला इसे टाई डाइंग एवं नॉट डाइंग की एक बहुत ही जटिल और कठिन तकनीकी द्वारा बनाया गया है, तो ये भी सही। इसमें दूसरा और तीसरा सही है, पहला वाला गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशित की गई थी। तो यंग इंडिया पत्रिका प्रकाशित की गई थी, इसमें जो है महात्मा गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बारे में बताना है। तो इसमें पहला दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है और जिसे मत देने का अधिकार है, वह ग्राम सभा का सदस्य है, तो जो कि इसमें सही है। फिर दूसरा है कि ग्राम सभा वह स्थान है जहां ग्राम पंचायत के कार्यों की योजनाएं लोगों के सामने रखी जाती हैं, तो ये भी सही है। तीसरा वाला है कि ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जिसे चुनाव के बाद ग्राम सभा अपनी पहली बैठक के दौरान चुनती है, तो ये जो कि गलत है। इसमें पहला और दूसरा केवल सही है, तीसरा वाला गलत है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केवल 2 सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए आरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया गया है कि 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा अनारक्षित वर्ग के लिए अंतर्गत EWS के लिए 10% पद आरक्षित किए गए हैं, जो कि ये गलत है। 104वां संविधान संशोधन नहीं था, ये 103वां संविधान संशोधन था। फिर इसके बाद आता है दूसरा है कि संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(6) संविष्ट किया गया, जो राज्यों के नागरिकों के किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कोई विशेष प्रावधान करने की शक्ति प्रदान करता है, तो ये सही है। फिर उसके बाद तीसरा है कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों EWS के अंतर वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान कर सकती है, इसका तीसरा वाला जो है सही है। चौथा वाला है कि निजी शैक्षिक संस्थानों सहित अन्य शैक्षिक संस्थानों में प्रवेश के लिए EWS को आरक्षण प्रदान किया जाता है, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या गैर सहायता प्राप्त हो, तो इसमें चौथा वाला भी सही है। तो जो इसमें जो है केवल 3 कथन सही थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो आज हम लोग केवल क्वेश्चन नंबर 61 तक ही देखेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।